सो आज हम जिस पोएम की बात करने जा रहे हैं वो है द लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो सबसे पहले हम रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग का बर्थ 1812 में हुआ था और उनकी डेथ 1889 में हुई थी। ये विक्टोरियन पोएट्री के बहुत ही फेमस पोएट माने जाते हैं। इनकी थीम्स थी मेनली लव, रिलीजन, डेथ, साइकोलॉजी। और इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं द लास्ट डचेस, मैन एंड वुमेन, द रिंग एंड द बुक, एंड्रिया डेल सार्तो। ओके, तो ये मतलब इटालियन में भी लिखते थे और इंग्लिश में भी लिखते थे। इसके अलावा इनकी जो शादी हुई थी वो जो बहुत ही फेमस पोएटेस है एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, उनसे हुई थी। और ये बहुत फेमस हैं अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। इन्होंने उस फॉर्म को पॉपुलराइज़ किया है बहुत ज़्यादा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द पोएम। लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। तो ये पोएम जो है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसे ड्यूक ऑफ फेरारा बोल रहे हैं अपनी होने वाली वाइफ के मैसेंजर से, यानी कि जिनकी अब शादी जिनसे होने वाली है वहाँ से उस पर्टिकुलर काउंट से, उस पर्टिकुलर स्टेट से एक मैसेंजर आया हुआ है, उससे ये अपनी पूरी बात कह रहे हैं जो भी इन्होंने पोएम में कहा है। दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। सो अभी एक रूम में हैं ये दोनों लोग और डचेस, इनकी जो पुरानी डचेस थी, इससे पहले जो इनकी वाइफ थी, उनकी एक पेंटिंग है जो कि दीवार पे लगी हुई है और उसको पॉइंट आउट करते हुए जो ड्यूक ऑफ फेरारा है वो मैसेंजर से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि ये मेरी लास्ट वाइफ की, लास्ट डचेस की पेंटिंग है जो कि वॉल पे लगी हुई है, आप देख पा रहे हैं। और इनको देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि मानो वो अभी भी ज़िंदा है, यानी कि इससे ये पता चलता है कि इनकी जो लास्ट डचेस है उसकी अब डेथ हो चुकी है और इसीलिए अब ये दूसरी शादी करने वाले हैं। आई कॉल दैट पीस अ वंडर नाउ। क्या कह रहा है कि ये मतलब इतनी अच्छी पेंटिंग बनी हुई है, इतनी ज़िंदा लगती है ये पेंटिंग कि इसलिए मैं इसको बिल्कुल एक वंडर, एक अजूबा कहता हूँ। फ्रा पैंडोल्फ्स हैंड्स वर्कड बिजली अ डे। फ्रा पैंडोल्फ कौन है? फ्रा पैंडोल्फ वो पेंटर है जिसने कि ये पेंटिंग बनाई थी डचेस की, इनकी वाइफ की। और ये क्या कह रहे हैं कि फ्रा पैंडोल्फ ने पूरा एक दिन बहुत बिजी होकर के, पूरा दिन काम करके ये पेंटिंग बना करके इनको दी थी। एंड देयर शी स्टैंड्स, और ये रही वो पेंटिंग, पूरा उसका एक दिन पूरा काम करने के बाद ये रही वो पेंटिंग जो बाहर निकल के आई है। विल यू प्लीज़ सिट एंड लुक एट हर। अभी क्या कह रहा है, ये उससे मैसेंजर से कह रहे हैं कि क्या आप प्लीज़ बैठ करके देखना पसंद करेंगे मेरी ये लास्ट डचेस की पेंटिंग को। आई सेड फ्रा पैंडोल्फ बाय डिज़ाइन for never read strangers like you that pictured countenance the depth and passion of its earnest glance। countenance का मतलब है यहाँ पे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है। तो ड्यूक क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैंने फ्रा पैंडोल्फ का नाम इसलिए लिया है क्योंकि आपके जैसे जो स्ट्रेंजर्स होते हैं वो अक्सर इस पिक्चर को देखते हैं, इसके फेस के एक्सप्रेशन को देखते हैं डचेस के, और फिर उसमें जो डेप्थ है और पैशन है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। और जब वो समझ नहीं पाते हैं तब वो क्या करते हैं, बट टू माई सेल्फ दे टर्न्ड सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई। तो क्या कह रहा है कि वो उस डेप्थ और पैशन को समझने की कोशिश करते हैं जो कि डचेस के चेहरे पर है, लेकिन फिर जब वो समझ नहीं पाते हैं कि वो आखिर कैसे आया तो वो मेरी तरफ देखते हैं और मैं ही वो हूँ जो कि इस कर्टेन को हटा सकता हूँ। यानी कि जो पेंटिंग है ये कर्टेन के पीछे रहती है, पर्दे के पीछे रहती है, और इस पेंटिंग का ये जो कर्टेन है इसको सिर्फ मैं ही हटा सकता हूँ। यानी कि डचेस की पेंटिंग सिर्फ मैं ही दिखा सकता हूँ किसी को, बाकी किसी को भी इसको देखने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, तो ये बात इसने यहाँ तक कही ड्यूक ने। एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी इफ़ दे डर्स्ट। और क्या कह रहा है कि जो लोग, जो स्ट्रेंजर्स आते हैं, जब वो ये पेंटिंग देखते हैं तो उनको देख के ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे पूछना चाहते हैं इफ़ दे डर्स्ट। डर्स्ट का मतलब है यहाँ पे डेयर, कि अगर उनमें ये हिम्मत होती है तो उनको देख के लगता है कि वो मेरे से ये पूछना चाहते हैं। हाउ सच अ ग्लांस केम देयर, कि आखिर ऐसा जो एक्सप्रेशन है डचेस के चेहरे पे वो कैसे आया। सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस। तो क्या कह रहा है के ड्यूक कि आप पहले इंसान नहीं हैं जो कि मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर डचेस के चेहरे पे ऐसा एक्सप्रेशन कैसे आया। सर
इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चीक। तो क्या कह रहा है कि उससे कि सर सिर्फ उसके हस्बैंड की प्रेजेंस, यानी कि जब मैं उसके आसपास होता हूँ तब तो उसको स्माइल वगैरह करनी ही चाहिए, ब्लश करना ही चाहिए क्योंकि मैं उसका हस्बैंड हूँ, लेकिन सिर्फ मेरी प्रेजेंस ही इकलौती ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से डचेस के जो चेहरा, चीक है, गाल है, उस पर ये खुशी की लहर दिखती है हमें। सिर्फ मेरी प्रेजेंस ऐसी चीज़ नहीं थी, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से वो मुस्कुराती थी और खुश होती थी। अब जैसे वो क्या क्या है, परहैप्स फ्रा पैंडोल्फ चांस्ड टू से हर मैंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच। तो यानी कि क्या कह रहा है कि परहैप्स यानी शायद फ्रा पैंडोल्फ को ये चांस मिल गया हो कि उसने डचेस से कहा कि डचेस का जो मैंटल है यानी कि शॉल है, वो लैप का मतलब ड्रेप, वो बहुत अच्छे से डचेस की रिस्ट पे, उसकी हथेली पर बहुत अच्छे से रैप है, ठीक। या फिर उसने क्या कहा हो, पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलॉन्ग हर थ्रॉट, कि जो पेंट है वो आधा भी वो चमक, वो लाली जो है डचेस के चेहरे पर, डचेस के गालों पर और डचेस के पूरे फेस पर वो नहीं रिप्रोड्यूस कर सकता। तो हो सकता है कि इन दोनों बातों से डचेस ने स्माइल किया हो, ठीक। Such stuff was courtesy she thought and cause enough for calling up that spot of joy। अब ड्यूक क्या कह रहा है कि ऐसी चीज़ें जब उससे कोई कह देता था डचेस से, तो उसको लगता था कि ये बहुत ही कर्टसी यानी कि पोलाइट चीज़ें हैं और इसकी वजह से उसको हंसना चाहिए या फिर मुस्कुराना चाहिए, जबकि हमारा जो ड्यूक है, ड्यूक को लगता है कि ये गलत था, ठीक। ड्यूक यहाँ पे एक बहुत ही हिपोक्रिटिकल आदमी है जो कि सिर्फ चाहता है कि जो उसकी डचेस थी वो सिर्फ और सिर्फ उसके ही इशारों पर नाचे, जब वो कहे तब खुश हो, जब वो आए तब खुश हो, उसके अलावा वो मुस्कुराए बिना कुछ ना करे, जैसा जैसा ड्यूक चाहे बस वही करे। अगर वो मुस्कुरा भी रही है उसकी परमिशन के बिना तो ड्यूक को प्रॉब्लम थी, और ये आपको अभी इस पूरी पोएम में समझ आएगा आगे धीरे धीरे। शी हैड आ हार्ट हाउ शैल आई से टू सून मेड ग्लैड टू ईजिली इम्प्रेस्ड। तो ये क्या कह रहा है कि जो मेरी डचेस थी उनका जो दिल था वो बहुत ही आसानी से ग्लैड मतलब खुश हो जाया करता था और बहुत ही आसानी से इम्प्रेस किया जा सकता था। शी लाइक्ड वट एवर शी लुक्ड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर। तो क्या कह रही है कि वो हर उस चीज़ को पसंद करती थी जिसको भी वो देखती थी, और वो देखती क्या थी, वो हर चीज़ देखती थी। यानी कि कुल मिला के इनके कहने का मतलब है कि वो हर चीज़ ही पसंद करती थी, उसको हर चीज़ से खुशी मिल जाती थी, हर चीज़ पे वो मुस्कुराती थी, ब्लश करती थी, तारीफ़ करती थी, ये सब करती थी। सर इट वॉज ऑल वन माई फेवर एट हर ब्रेस्ट द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट द बो ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर द वाइट म्यूल शी रोड विद राउंड द टेरेस ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच और ब्लश एट लीस्ट। तो अब ये ड्यूक जो है हमें वो चीज़ें बता रहा है जिनसे वो खुश हो जाया करती थी, जैसे कि क्या कह रहा है, सर इट वॉज ऑल वन यानी कि हर चीज़ सेम ही थी उसके लिए। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, माई फेवर एट हर ब्रेस्ट का मतलब है कि मैंने जो फेवर में जो उसको एक ब्रॉच दिया था पहनने के लिए, जो कि वो अपने ब्रेस्ट पे पहनती है, वो चीज़ हो चाहे तो वो उससे भी खुश थी। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट यानी कि जब सनसेट होता है वेस्ट में, ड्रॉपिंग मतलब सनसेट होता है जब वेस्ट में, तो वो उसको देख के भी सेम खुशी उसको मिलती है। द बो ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर। बो का मतलब टहनी और ऑफिशियस का मतलब इंटरफेयरिंग, यानी कह रहा है कि कोई भी बेवकूफ़ आदमी अगर उसको एक चेरी का टहनी भी तोड़ के दे देता था ऑर्चर्ड में तो वो उससे भी खुश हो जाती थी। द वाइट म्यूल शी रोड विद राउंड द टेरेस, और उसके अलावा जो डचेस के पास जो वाइट कलर का एक म्यूल था, खच्चर था, जिसको वो टेरेस पर जिसको वो चलती थी, उस पर सवारी करती थी, उससे भी वो सेम खुशी उसको मिलती थी। ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल अलाइक मतलब सेम ही तरह की तारीफ़ उसके मुंह से निकलवाती थी। अप्रूविंग स्पीच मतलब तारीफ़, यानी मतलब कुछ भी उसको पसंद आता था वो सेम ही बात करती थी। और ब्लश एट लीस्ट, और चलो अप्रूविंग स्पीच यानी कि अगर तारीफ़ नहीं भी करती थी तो ब्लश तो करती ही करती थी। शी थैंक्ड मैन गुड बट थैंक सम हाउ आई नो नॉट हाउ। तो क्या कह रही है कि वो हर आदमी को थैंक यू बोलती थी, और फिर ये कह रहे हैं हमारे ड्यू कि चलो ठीक है अच्छी बात है गुड, बट थैंक समहाउ, लेकिन उसका जो थैंक यू था उसको देख के ऐसा लगता था मुझे एज इफ़ शी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ अ 900 years old नेम विद एनीबडीज़ गिफ्ट, कि जो मैंने उसको गिफ्ट दिया है, यानी कि जब मैंने उससे शादी करी तो मैंने उसको अपने 900 साल पुराना सरनेम दिया,
ड्यूक की वाइफ बना करके उसको वो किसी भी और नॉर्मल से इंसान के गिफ्ट से कंपेयर कर रही है, और उसके लिए वो दोनों ही सेम ही है। मतलब मेरा 900 साल पुराना नाम और या फिर किसी भी बेवकूफ़ का कोई भी छोटा सा गिफ्ट, दोनों उसका सेम ही है, क्योंकि दोनों पे उसका सेम ही एक्सप्रेशन रहता था, सेम ही रिएक्शन रहता था। हु वुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्राइफलिंग। अब यहाँ पे स्टूप का मतलब होता है इंटरफेयर करना, ट्राइफलिंग मतलब फिजूल सी चीज़, फालतू सी चीज़, छोटी मोटी। तो क्या कह रहा है कि कौन ही आके ऐसी छोटी सी चीज़ पर मतलब लड़ाई करे या फिर इसको पॉइंट आउट करे। तो मतलब ड्यूक कह रहा है कि मैं कभी उसे कुछ कहता नहीं था, ठीक है। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच विच आई हैव नॉट। अब ये ड्यूक क्या कह रहा है इस मैसेंजर से कि तुम्हारे पास स्किल है कि तुम बात कर सकते हो, क्यों? क्योंकि तुम तो भाई एक मैसेंजर हो भाई, तुम्हारे पास तो ये स्किल होगी ही, लेकिन मेरे पास ये स्किल नहीं है, यानी कि मैं डचेस से कुछ भी नहीं कह पाता था। योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन एंड से जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस्ट मी। तो कह रहा है कि मेरे अंदर वो स्किल नहीं है कि मैं साफ साफ ये बोल पाऊँ किसी से भी कि बस तुम में ये एक दो चीज़ें हैं जो कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे डिस्गस्टिंग लगती हैं, मतलब मुझे परेशान करती हैं। हेयर यू मिस और एक्सीड देयर द मार्क, कि यहाँ पर तुमसे चूक हो गई या फिर यहाँ पर तुमने लिमिट क्रॉस कर दी। एक्सीड द मार्क का मतलब है लिमिट क्रॉस कर दी, ये ऐसी चीज़ें मैं नहीं कर पाता हूँ, ड्यूक हमारा ये कह रहा है। एंड इफ़ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन सो नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स फोरसूद एंड मेड एक्सक्यूज। अब फोरसूद का मतलब है ट्रूली। तो कह रहा है कि अगर मैं जब मान लो कि मैं डचेस से ये सब कहता और वो खुद को लेसन होने देती, यानी कि वो मेरी बात मान लेती और वो किसी भी तरह का एक्सक्यूज़ ना बनाती, ठीक है, तो भी इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, तब भी मुझे ऐसा लगता कि मान लो मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ, मान लो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। एंड आई चूज़ नेवर टू स्टूप, और मैं कभी भी किसी भी काम में किसी के साथ भी इंटरफेयर करना पसंद ही नहीं करता हूँ। यानी कि यहाँ पर जो हमारा ड्यूक है वो अपनी वाहवाही कर रहा है कि वैसे तो मैं कुछ कह ही नहीं पाता हूँ किसी को, ठीक है, लेकिन मान लो अगर मैं कहता भी और डचेस मान भी जाती मेरी बात, तब भी मुझे ऐसा ही महसूस होता रहता कि मैंने इंटरफेयर किया है, मैंने टांग अड़ाई है, और मैं कभी भी इंटरफेयर नहीं करता हूँ। मतलब अपनी वाहवाही कर रहे हैं, ये अपनी ही तारीफ़ करते जा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कितने अच्छे हैं, जबकि असल में कितना हिपोक्रिटिकल आदमी है ये आप देख सकते हैं। ओह सर शी स्माइल्ड नो डाउट, कह रहा है कि उससे कह रहा है मैसेंजर से कि सर वो हमेशा स्माइल करती थी, बिल्कुल भी ऐसा इस बात में कोई शक नहीं है कि वो स्माइल ना करती हो। कब? व्हेनेवर आई पास्ड हर, यानी कि जब भी मैं उसके पास से गुजरता था वो हमेशा मुस्कुराती थी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो मुस्कुराए ना। बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, लेकिन ऐसा भी नहीं होता था कि कोई ऐसा आदमी हो कि जब वो पास करे तब ये स्माइल ना करे। यानी कि मैं तो जब पास करता था तब तो वो स्माइल करती ही करती थी, लेकिन ऐसा भी कोई आदमी नहीं था जब वो पास करे तो वो स्माइल ना करे, डचेस हमारी स्माइल ना करे। दिस ग्रीव, यानी कि ये बढ़ता गया। आई गेव कमांड्स देन ऑल द स्माइल स्टॉप टुगेदर, तो राजा कह रहा है कि मैंने कमांड दिए और उसके बाद क्या हुआ, सारी जितनी भी मुस्कुराहटें थी सारी की सारी एक साथ रुक गई। यानी कि साफ साफ इस लाइन का मतलब ये है कि मैंने अपनी डचेस के डेथ का एग्जीक्यूशन का कमांड दिया और उसके बाद सारी मुस्कानें रुक गई। यानी कि ये जिसको देख देख के मुस्कान करती थी, मुस्कुराती थी, वो लोग की भी डेथ हो गई और डचेस को भी इन्होंने मरवा दिया, ठीक। देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, और अब फिर से पेंटिंग को देख के कह रहा है कि देखो वो खड़ी है और बिल्कुल जिंदा लगती है। विल इट प्लीज़ यू राइज, अभी मैसेंजर से कह रहा है कि क्या आप खड़े होंगे, क्योंकि इनकी अब बात पूरी हो गई है। वी विल मीट द कंपनी बिलो, देन आई रिपीट, कि अब हम लोग नीचे चलते हैं और नीचे जो भी लोग हैं उन सबसे मिलते हैं। और आई रिपीट, यानी कि मैं फिर से एक बार ये बात दोहराना चाहता हूँ कि द काउंट योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिसेंस, कि जो काउंट यानी कि जो मैसेंजर जिस राज्य से आया है, जिस काउंट से आया है, वहाँ के जो मास्टर है, यानी कि वहाँ के जो हैं मास्टर, उनकी जो म्यूनिफिसेंस है, यानी कि उनकी जो जेनरॉसिटी, उनकी जो दरिया दिली है, इज़ एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस, कि वो जो है उनकी जो दरिया दिली है वो बिल्कुल प्रूवन है, वारंट है, प्रूवन है, और उसमें किसी भी तरह का प्रिटेंस यानी कि दिखावा है ही नहीं। कुल मिला के इसके कहने का मतलब ये है कि जो आपके मास्टर हैं वो बहुत ही दरिया दिल आदमी है, और ये बात एकदम प्रूवन है, हर कोई भी ये बात जानता है, और इसमें कोई दिखावे की बात है ही नहीं। ऑफ माइन फॉर डाउरी विल बी डिसअलाउड, और इसीलिए कह रहा है कि मुझे पता है कि आपके जो मास्टर है वो इतने दरिया दिल है कि मेरी जो मैंने डिमांड की है डाउरी की, दहेज की, वो बिल्कुल भी डिसअलाउड करी ही नहीं जाएगी, वो अलाउ ही की जाएगी, और मैं जितना भी मांगूंगा मुझे उतना दिया जाएगा। दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ एज आई अवोव्ड एट स्टार्टिंग इज माई ऑब्जेक्ट,
अवोव्ड का मतलब डिक्लेयर्ड। अब देखिए यहाँ पे कितनी हिपोक्रिटिकल बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि आपके मास्टर इतने दरिया दिल है कि मुझे पता है कि वो मेरी डाउरी की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन जो मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि मेरा मेन ऑब्जेक्ट जो है, मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेरा जो मेन एम है, वो असल में आपकी उनकी बेटी है, मास्टर की बेटी है, डाउरी नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने उनके दरियादिली के बारे में बहुत सुना हुआ है, तो मुझे पता है कि वो मेरी डाउरी की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करेंगे ही नहीं। साफ साफ दिखा रहा है कि इसको चाहिए ही नहीं इसकी बेटी, इसको चाहिए पैसा ही, डाउरी ही चाहिए। लेकिन दिखा क्या रहा है कि नहीं नहीं, मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो ये है कि मुझे उनकी बेटी चाहिए, लेकिन पैसा भी मुझे पता है मिल ही जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल गो टुगेदर डाउन सर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नाउ यानी कि अब हम जो हैं दोनों लोग साथ में नीचे चलेंगे। नोटिस नेपच्यून दो टेमिंग अ सी हॉर्स। सो नेपच्यून कौन है? ग्रीक माइथोलॉजी में नेपच्यून एक गॉड है, ग्रीक गॉड है, जिनकी यहाँ पे एक वो मूर्ति रखी हुई है यहाँ इसी रूम में। और उसमें वो क्या कर रहा है? टेम का मतलब है कि काबू में लाना, सिखाना। जैसे आप पेट्स को टेम करते हो ना, तो यानी कि वो एक सी हॉर्स को टेम कर रहा है, उसको सिखा रहा है, उसको काबू में ला रहा है, एक तरीके से उसको ट्रेनिंग दे रहा है। थॉट अ रैरिटी विच क्लॉस ऑफ इंसब्रक कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी। अब ये क्या कह रहा है कि ये उस मैसेंजर से कह रहा है कि देखो ये नेपच्यून की मूर्ति को देखो, जिसमें ये जो नेपच्यून है ये एक सी हॉर्स को ट्रेनिंग दे रहा है, उसको लगाम में ला रहा है। और ये एक बहुत ही रेयर मूर्ति है। क्यों? क्योंकि ये क्लॉस ऑफ इंसब्रक ने मेरे लिए बनाई थी ब्रॉन्ज में, यानी कि ये मूर्ति ब्रॉन्ज की बनी हुई है और ये क्लॉस ऑफ इंसब्रक नाम के एक स्कल्प्टर ने बनाई थी मेरे लिए। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा ड्यूक है उसको लोगों को अपने कंट्रोल में रखना कितना ज़्यादा पसंद है, खासकर जो भी इसकी वाइफ होती है उसको ये कंट्रोल में रखेगा। अब वो किधर देख के हंसेगी, किधर देख के रोएगी, क्या खाएगी, किधर चलेगी, क्या पहनेगी, सब कुछ इनको अपने कंट्रोल में रखना पसंद है। और ये नेपच्यून का जो ये जिक्र है ये भी हमें साफ साफ यही दिखाता है कि इनको कंट्रोल से कितना प्यार है, सब कुछ इन्हें अपने कंट्रोल में ही रखना पसंद है। और जब कोई इनकी बात नहीं मानता है, इनकी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं चलता है, तो ये उसको मार ही देते हैं जान से, जैसा कि इन्होंने अपनी पहले वाली डचेस के साथ किया था। और अब ये अपनी दूसरी शादी करने जा रहे हैं। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन।